हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेंद्र पांडे। वेलकम बैक टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो जैसा कि हम लोग केस स्टडीज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ और नई केस स्टडीज लेकर के आ गया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए कुछ केस स्टडीज। सबसे पहली केस स्टडी है प्यारे बच्चों, यहां पर मोशन ऑफ अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन कर रहा होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका मोशन कैसा होता है, ये हमारी केस स्टडी है। आइए देखते हैं हमको क्या गिवन है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है प्यारे बच्चों, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू QE। तो करेक्ट है, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया। इफ दिस इज द ओनली फोर्स ऑन द पार्टिकल इट मस्ट बी द नेट फोर्स। कह रहे हैं कि अगर यही अकेला फोर्स लग रहा है तो यही नेट फोर्स होना चाहिए। द नेट फोर्स विल कॉज द पार्टिकल टू एक्सेलरेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। कह रहे हैं कि ये जो नेट फोर्स है ये पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना चाहिए, सो इट मस्ट बी इक्वल टू m इंटू a। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो QE है ये m इंटू a के बराबर होना चाहिए। फिर ये डायग्राम आपको दिया है, इस डायग्राम में शो किया जा रहा है। देखिए दो प्लेट्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। इस वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट की तरफ। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है, ये कोई चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है ना, क्योंकि यहां पर क्या है कि एक इसके पास वेलोसिटी है इधर की तरफ v0, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स के बारे में प्यारे बच्चों सब लोग अपने दिमाग में रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर फील्ड है नीचे की तरफ, इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। वेलोसिटी उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहा है, और जनरली ये कर्व्ड पाथ हमारा पैराबोलिक पाथ होता है। आइए देखते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहां पर आप देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है QE/m। तो सीधी सी बात है Q और M ये तो कांस्टेंट होता है, तो सारा खेल किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन भी उसका यूनिफॉर्म होगा। इफ द पार्टिकल हैज अ पॉजिटिव चार्ज इट्स एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। लिख रहे हैं यही बात। इफ द पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज इट्स एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट काइनेमेटिक इक्वेशन कैन बी अप्लाइड। तो हम सबको पता है कि अगर ये एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब आइए देखते हैं भाई साहब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e falls through a distance of h meter in the uniform electric field E, then time of fall। कह रहे हैं इनमें से time of fall कौन होगा, कितना होगा। तो भाई देखो आपसे कह रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में गया और वो h डिस्टेंस नीचे गिरा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही अंदर एंटर करता है उसके पास एक स्पीड इधर की तरफ थी v0, ठीक, एक फोर्स लग रहा था ऊपर की डायरेक्शन में और इस फोर्स की वैल्यू थी QE। तो आप सब लोग देख सकते हैं फोर्स सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन भी सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में होगा। और y डायरेक्शन वाले उस एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो दैट एक्सेलरेशन इज QE/m, है ना। ये एक्सेलरेशन लग रहा है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसका मतलब y डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो सोचो इनिशियल स्पीड y डायरेक्शन में कितनी है बेटा, 0। भाई इनिशियल स्पीड तो सिर्फ x डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन की स्पीड 0 हो गई, तो ut तो 0 हो गया, इंटू हाफ इंटू at स्क्वायर। तो a कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, QE/m, इंटू टाइम हो गया हमारा
टी स्क्वायर। क्लियर, यही टाइम हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं, टाइम की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 2mh अपॉन QE दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अगर मैं टी निकालूंगा तो मुझे अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो आइए चेक करते हैं इस तरह का कोई आंसर है क्या। 2hm अपॉन EE। सो गाइज मुझे करेक्ट आंसर ए ही लग रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको, आई होप समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंटर्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अलोंग वाई एक्सिस, देन इलेक्ट्रॉन मूव्स। कह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से एंटर करे और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, तो आपसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विल मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे हॉरिजॉन्टली आ रहा है और सीधे सीधे वो वाई डायरेक्शन में चला जाए। विदाउट एनी एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, कह रहे हैं बिना किसी एक्सेलरेशन के वाई में चला जाए। इन अ ट्रेजेक्ट्री रिप्रेजेंटेड बाई वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, अगर कहीं पर भी लिखा है वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, कर्व्ड पाथ को रिप्रेजेंट करता है। आखिरी है, इन ट्रेजेक्ट्री रिप्रेजेंटेड एज y इज इक्वल टू ax। तो y बराबर mx या y बराबर ax, इट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर सी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ये सबको साफ साफ दिखाई पड़ भी रहा है कि ये कर्व्ड पाथ पर मूव करता है और ये कर्व्ड पाथ होता है पैराबोलिक पाथ। किसी भी पैराबोला की इक्वेशन ऐसी होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग x या फिर x इज इक्वल टू समथिंग y, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग वाई। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन होती है कि एक्स और वाई में से किसी एक पर स्क्वायर हो और दूसरे पर स्क्वायर ना हो। तो यहां पर देखिए एक्स पर स्क्वायर है बट वाई पे नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मासेस m1 एंड m2 are accelerated in uniform electric field through same distance। कह रहे हैं same distance से वो accelerated है। What is the ratio of their accelerations if ratio of the masses is m1 upon m2 is equal to 0.5। अच्छा, तो देखो अगर equal and opposite चार्जेस हैं और उसको किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है प्यारे बच्चों, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो तो सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का कॉन्सेप्ट तो एक ही है, क्या, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। आप चेक करो, अगर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, इसका मतलब जो फोर्स उन पर लग रहा है दैट फोर्स मस्ट बी सेम। तो अब आप कहोगे सर अगर फोर्स सेम है तो m1 a1 शुड बी इक्वल टू m2 a2, है ना, सिंपल सी चीज है। m1, अब देखो m1 अपॉन m2 हमको कितना पता है भाई, तो हम लोग निकालते हैं m1 अपॉन m2 जो होगा प्यारे बच्चों वो a2 अपॉन a1 के बराबर होगा। m1 अपॉन m2 कितना है, 0.5 मतलब 1/2। तो हम लोग देख सकते हैं a2 बाई a1 अगर है 1/2 तो ऑप्शन देखते हैं a1 बाई a2 कितना होगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल 2। तो मुझे तो ए ही ऑप्शन करेक्ट लग गया। फिलहाल a1 बाई a2 0.5, तो ये सब तो ऑप्शन नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A particle of mass m carrying a charge q is kept at rest। रेस्ट पर रखा गया है in a uniform electric field E and then released। The kinetic energy gained by the particle when it moves through a distance y is। कह रहे हैं कि जब वो पार्टिकल y डिस्टेंस मूव कर जाता है तब उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आती है। तो देखो भाई, पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल पर चार्ज q है, रेस्ट पर रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, ठीक है, और उसको रिलीज किया। जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसके ऊपर सबसे पहली बात तो एक एक्सेलरेशन लग जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी है, QE बाई m, ठीक। फिर कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस y। तो क्यों ना हम लोग यहां पर थर्ड इक्वेशन लगाएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आप देखो v स्क्वायर इज फाइनल वेलोसिटी, u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी नहीं क्योंकि क्या कहा गया था कि इसको रेस्ट पर रखा गया है, 2as, सो दैट विल बी 2 इंटू a एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, QE बाई m, और डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों कितना है, y,
ठीक है, हमको निकालना काइनेटिक एनर्जी है, तो इस m को भी इधर ले आओ, इस 2 को भी इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ mv²। तो चेक कर लो प्यारे बच्चों, यहीं से आ गया, यहीं से आ गया, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, QEY। ऐसी काइनेटिक एनर्जी ये रही ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए सिंपल बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कितना प्यारे प्यारे, कितने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना, और आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जो हम कर रहे हैं उससे हमें क्या मिलने वाला है। देखो गाइस, कई बार हम लोग जब एज अ टीचर करते हैं, क्योंकि मैं 8-9 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे पता होता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये ऐसा आने वाला है। आप लोगों के साथ यही चीज होगी जब आप लोग प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए हम लोग यहां पर इस चैनल पर आपको ढेर सारे प्रैक्टिस सेशंस लेकर के आ रहे हैं, काफी सारे वीडियोस आपको हम लोग दे रहे हैं, हर चैप्टर पे एमसीक्यू करवा रहे हैं, फिर केस स्टडीज के क्वेश्चंस करा रहे हैं। बहुत जल्दी रिसेंटली आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, आपको अगले वीडियोस में पता चलेगा। आप लोग के लिए बहुत बढ़िया चीज हम लोग लेकर के आ रहे हैं, जो कि पहली बार आप लोग के साथ होगा। फुल ऑन रिवीजन होगा, और टर्म 1 तो मैं टॉप करवा करके ही छोड़ूंगा। आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको टर्म 1 में फिजिक्स में टॉप करना है, और उसके बाद आप लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे, अपने अपने मार्क्स बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग वहां पर इंटरेक्ट करेंगे ताकि आप सब बच्चे टॉप करें। आइए आगे देखते हैं, 5th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ चार्ज्ड पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्रेवल ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कह रहे हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है विच इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर सकता है, इट विल ट्रेवल ऑलवेज अलोंग लाइन ऑफ फोर्स। क्या ये चार्ज हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग जाता है? तो ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। अभी देखो जो ये डायग्राम है, इसी में देख लो, यहां पर आपने इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी दे रखी है, अंदर घुसते ही इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, वाई डायरेक्शन में, है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन क्या ये चार्ज सीधे अंदर घुसते ही ऐसे वाई में चला जा रहा है? नहीं, ये तो एक कर्व्ड पाथ पर जा रहा है। इसका मतलब हमेशा लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग तो नहीं जा सकता। अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ये पॉइंट बिल्कुल सही मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई चार्ज हम लोग यहां पर रख दें और इस चार्ज पर एकमात्र फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तब तो ऑब्वियस है ना, ये फोर्स इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब ये पॉइंट सही है कि वो लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग जाएगा। तीसरा है अलोंग अ लाइन ऑफ फोर्स इफ इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एन एक्यूट एंगल विद द लाइन ऑफ फोर्स। तो भाई ये भी पॉइंट गलत है, एक्यूट एंगल बना रहा है तब तो इस तरीके का मोशन हो जाएगा, नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। सो करेक्ट आंसर गाइस यहां पर कौन सा है हमारा, बी पार्ट। तो ये थी हमारी सबसे पहली केस स्टडी, मोशन ऑफ अ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है गाइस? आप लोगों को मैं एक बात और बोलूंगा, इस पाथ की इक्वेशन को भी आप लोग एक बार डिराइव करिएगा। वैसे आप सबने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल इक्वेशन होती है, बट एक बार डिराइव करके जरूर देखना। आइए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। अगला केस स्टडी है भाई साहब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, यानी कि जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हम लोग कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इस तरीके से इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है। आइए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या है। अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस through it but permits them to exert electrostatic forces on one another। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब वो होती है जो चार्जेस को ट्रांसफर नहीं होने देती है, बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट फोर्स ऑन वन अदर। एक दूसरे पर फोर्स अलाउ करती है बट चार्ज का ट्रांसफर अलाउ नहीं करती है। व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट पोलराइजेस द डाइइलेक्ट्रिक। कह रहे हैं कि अगर एक कैपेसिटर का प्लेट ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है, ऊपर वाले पर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाले पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इसके बीच में प्यारे बच्चों यहां पर क्या रखा हुआ है, एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर से पास होती है तो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर के जो चार्जेस हैं वो खुद को अलाइन कर लेते हैं, और ऐसा अलाइन करते हैं कि अंदर के सारे पॉजिटिव भाग लेते हैं फील्ड की डायरेक्शन में और सारे निगेटिव भाग लेते हैं फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। भाई आउटर फील्ड देखो आप किधर की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो पॉजिटिव चला गया नीचे और निगेटिव चला गया ऊपर। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ भी बन जाती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर है, इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर
एक फील्ड बन जाती है, ये EP लिखा हुआ है मतलब पोलराइजेशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्यारे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इसके अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है EO माइनस EP, मतलब आउटर फील्ड माइनस इनर फील्ड। तो कुछ इस तरीके का होता है, आइए पढ़ते हैं। व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, द फील्ड E नॉट पोलराइजेस द डाइलेक्ट्रिक, दिस इंड्यूसेस चार्ज माइनस QP ऑन द अपर सरफेस एंड प्लस QP ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो सही है, इस डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पे यहां पर देखो माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ, यहां पर प्लस हुआ, इसका नाम मैंने दिया प्लस QP और इसका नाम दिया मैंने माइनस QP, मतलब पोलराइज्ड चार्ज है या इंड्यूस्ड चार्ज भी कहा जा सकता है इसको। दीज इंड्यूस्ड चार्जेस सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड EP इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E नॉट एज शोन। तो ये मैंने आपको समझाया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 4 माइक्रोफैरेड टू 80 माइक्रोफैरेड ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम? तो सीधी सी बात है, आप सबको ये चीज पता होगा कि अगर हम लोग किसी भी कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाता है बेटा। तो देखो फाइनल कैपेसिटेंस है 80 माइक्रोफैरेड, K की वैल्यू हमें निकालना है, और इनिशियल कितना था 4 माइक्रोफैरेड, है ना। तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 480 को कैंसिल करेगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो आइए चेक करते हैं 20 कौन सा ऑप्शन है? 20 इज सेकंड पार्ट, सो करेक्ट आंसर इज B पार्ट। आइए इस केस स्टडी के दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। तो राइट ठीक है, 8 पिकोफैरेड उसका कैपेसिटेंस है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ रिड्यूस्ड टू हाफ, सेपरेशन को आधा कर दिया जाए, एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट 5। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन सेकंड केस। तो भाई देखो जो कैपेसिटेंस होता है, अगर एयर भरा हुआ है तो फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक, तो ये तो हो गया पहले का, C नॉट लिख लो। अभी का कैपेसिटेंस कितना है? K एप्सिलॉन नॉट A, और डिस्टेंस को कितना किया गया? आधा। आधा करोगे तो वो 2 किधर जाएगा? ऊपर। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो कैपेसिटेंस है दिस इज 2K टाइम्स द प्रीवियस कैपेसिटेंस। प्रीवियस वाला कैपेसिटेंस कितना है? C नॉट है। अब आइए देखते हैं कैपेसिटेंस पहले का कितना था? 8 पिकोफैरेड। ठीक, तो 8 ये है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो 5 इंटू 2 यानी 10, 10 इंटू प्रीवियस कैपेसिटेंस जो कि कितना है? 8 पिकोफैरेड। तो आंसर आपको दिख रहा है 80 पिकोफैरेड। आइए देखते हैं कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर C। सो 80 पिकोफैरेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर। देखो कंडेंसर जो होता है बेटा ये भी कैपेसिटर के लिए यूज किया जाता है, आम भाषा में लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक को अगर हम प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा? डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। कह रहे हैं कि प्लेट्स के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिक्रीज कर देगा। इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो उस कंडेंसर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा भाई, इंक्रीजेस चार्ज स्टोर्ड इन द कंडेंसर। तो चार्ज का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर, कह रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों एक ही है, सेम है, और गाइस यही सही है। तो बी और डी में से जिसको भी आप सही करना चाहें कर सकते हैं। ये हो सकता है यहां पर कोई मिसप्रिंट हो सकता है जैसे यहां लिखा था डिक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो यहां पर हो सकता है इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडेंसर, ऐसा कोई ऑप्शन हो सकता था, है ना। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सेम है। यहां पर कहा गया है कि अगर आपने उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो कैपेसिटी बढ़ जाए। कैपेसिटी मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाता है, सीधी बात है। C इज इक्वल टू KC नॉट। अभी इस पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था, अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस विल श्योरली इंक्रीज। आइए अगला देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 पिकोफैरेड हैज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिकम 2D। कह रहे हैं कि डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, एंड वैक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट X is inserted in it, the capacitance becomes 2 picofarad. What is the value of X? अच्छा भाई,
1 पिकोफैरेड बेटा पहले था, इसका मतलब 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया ए और डिस्टेंस कितना है d। कह रहे हैं व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिकम 2d, तो उन्होंने बोला कि 2 पिकोफैरेड हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया 2 पिकोफैरेड। वो तब हो गया जब आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पहली बात तो x टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया 2d, डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया। कह रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी, तो आप सब लोग देख सकते हो, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो बन जाएगा 4 पिकोफैरेड x टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट a बाई डी की वैल्यू कितनी है 1 पिकोफैरेड, तो 1 p। तो देखो ये जो है ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। x की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ गई गाइस 4। तो आइए चेक करते हैं 4 कौन सा ऑप्शन है। सो 4 इज द ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। फिफ्थ है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इज फिल्ड बाय कॉपर प्लेट ऑफ थिकनेस b। कॉपर प्लेट है, उसका थिकनेस बेटा b है। द न्यू कैपेसिटी इज, देखो भाई, अगर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक पार्शियली अगर फिल किया है, तब वहां पर कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, देखिए मैं लिख रहा हूं। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये फार्मूला होता है गाइस कैपेसिटेंस का। अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे शांति से देखो, एक चीज बड़े धीमे से बोल दी गई, क्या, कॉपर प्लेट। कॉपर कैसा है प्यारे बच्चों, इट इज कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट होगा तो ये टर्म तो बेटे जीरो हो जाएगा, ये गायब हो गया। क्या बचा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी। टी क्या है, उस प्लेट का थिकनेस। आइए देखते हैं, थिकनेस हमको कितना दिया गया यहां पर b, तो यहां पर क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस बी। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है। सो वो ऑप्शन है हमारा सी पार्ट। इसका मतलब अगर कोई कंडक्टर आपने इंसर्ट कर दिया तो कंडक्टर की जितनी थिकनेस है बेटा उसको हम लोग फॉर्मूले में से हटा देते हैं, बी राइट डी माइनस टी या बी, जो भी थिकनेस है उस प्लेट का, तो प्लेट का थिकनेस बी के बराबर है तो डी माइनस बी लिख दिया हमने, सिंपल। सो दिस वाज योर सेकंड केस स्टडी। आसान सी केस स्टडी है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर। क्लियर है। अगली केस स्टडी देखिए, बढ़िया है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखो सेल क्या होता है, सेल का काम क्या है, टू प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, या दूसरे शब्दों में कहें तो आप कहेंगे सर सेल का काम होता है करंट प्रोवाइड करना। तो बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स सोचो हमने क्यों किया होगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा करंट प्रोवाइड कर सके, है ना, यही एक कॉन्सेप्ट होगा। तो आइए देखते हैं, यहां पर फिलहाल आपको पैराग्राफ में क्या दिया गया, अ सिंगल सेल प्रोवाइड्स अ फीबल करंट। कह रहे हैं कि सिंगल सेल है तो थोड़ा सा करंट देता है। इन ऑर्डर टू गेट हायर करंट इन अ सर्किट वी ऑफन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखो वही बात आ गई कि अगर ज्यादा करंट चाहिए तो क्या करोगे, सेल्स को कंबाइन करोगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। कह रहे हैं कि सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बैटरी कहते हैं। सेल्स कैन बी जॉइंड इन सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड वे। कह रहे हैं कि सेल्स को सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं कि आपने एक पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ा, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से, ऐसे ऐसे करके आप करते चले जाएंगे। इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो होने वाला करंट सभी में सेम होता है, आप सबको पता होगा। फिर पैरेलल की बात कर सकते हैं कि भाई पैरेलल में, या फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग। जैसे ये जो डायग्राम है ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का डायग्राम है, आप चेक करो। ऐसे n सेल्स हैं, ये देखो n सेल्स एक रो में है और ऐसी m रोज हैं। ऐसी कितनी रोज हैं, m रोज हैं, ठीक है। तो टोटल सेल कितना हो गया, mn। क्लियर, एक रो में n सेल्स हैं और ऐसी कितनी रोज हैं, m सब पैरेलल में। तो ये कौन सा ग्रुपिंग हो गया बेटा, मिक्स्ड ग्रुपिंग हो गया। आइए देखते हैं। फिर नीचे आपसे क्या कह रहे हैं, टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। दो सेल्स को हम सीरीज में कनेक्टेड कहेंगे व्हेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर। पहले सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हो, एंड सो ऑन, ऐसे ही कनेक्शन हो कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, ठीक। टू सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ
positive terminal of all cells is connected to one point and negative terminal of each cell is connected to the other point. सभी के पॉजिटिव एक पॉइंट से जुड़े हों, सभी के नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट से जुड़े हों, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बेटे सेम हो जाएगा, तो उनको हम पैरेलल में बोलेंगे भाई. इन मिक्स्ड ग्रुपिंग a certain number of identical cells are joined in series and all such rows are connected in parallel with each other. अब देखो पैराग्राफ में लिखा है तो अच्छी बात है, हम लोग यही मान के चलेंगे, बट अगर हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सेल हमेशा आइडेंटिकल हो. बट आप लोग के सिलेबस में, आप लोग की बुक्स में जो लिया गया है वो यही लिया गया है कि हमेशा आइडेंटिकल सेम सेल, आइडेंटिकल मतलब उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और उस सेल का ईएमएफ जो होगा दैट विल बी सेम. तो आपके सिलेबस में वही वाला माना गया. हालांकि अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर बात करेंगे तो वो बदल जाता है बेटा, वहां पर अलग अलग सेल्स भी हो सकते हैं, मतलब उसके ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो सकते हैं. लेकिन ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. And all such rows are connected in parallel with each other. तो ये पैराग्राफ में हमको दिया गया. पैराग्राफ में कुल मिला के बताया गया कि सीरीज में जब कनेक्शन होता है तो उसका मतलब क्या है, पैरेलल में जब कनेक्शन होता है तो उसका मतलब क्या है, और जब मिक्स्ड कनेक्शन होता है तो उसका मतलब क्या है. आइए, टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हाउ शुड द सेल्स बी ग्रुप्ड. कह रहे हैं कि अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो सेल्स को कैसे ग्रुपिंग करें, मतलब कैसे करंट करें, पैरेलल में करंट करें, सीरीज में करें, मिक्स्ड में करें, या डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो प्यारे बच्चों, यही डी वाला ऑप्शन करेक्ट है. मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, उसके नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो, ठीक है. देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में तो जैसे अगर आपने भाई इस पूरे कॉम्बिनेशन से आप कोई ना कोई ऐसा डिवाइस होगा ना जिसको रन कराना चाहते हो, जैसे मान लो बल्ब है, ठीक, या इस तरह का जो रजिस्टर आर कनेक्ट किया जाता है. कहने का मतलब सेल्स को कनेक्ट करके आप ज्यादा से ज्यादा करंट चाहते हैं तो करंट कहां भेजोगे, वो किसी ना किसी डिवाइस में भेजोगे ना, तो वो डिवाइस होती है बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो ये कैपिटल आर हो गया, ठीक. फिर कह रहे हैं कि ये जो पूरे सेल में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस, सेल के अपने इंटरनल रेजिस्टेंसेस होंगे, वो जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा सॉल्व होकर के, ठीक. अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो बेटा ऐसे में हम लोग सीरीज ग्रुपिंग करते हैं. ऐसे में हम लोग सीरीज ग्रुपिंग करेंगे. अगर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो एक्सटर्नल से, तो ऐसे में हम उसको पैरेलल ग्रुपिंग में करते हैं. और अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस, मतलब नेट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल के बराबर हो जाए, तब हम लोग वहां पर मिक्स्ड ग्रुपिंग करते हैं. इसका मतलब कि हमें ग्रुपिंग कैसे करनी है, ये बात डिपेंड किस पर करती है, रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पर डिपेंड करती है. तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है. द टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स व्हेन एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई आर कनेक्टेड इन पैरेलल. कह रहे हैं कि अगर n सेल्स हैं, जैसे यहां पर देखो n सेल्स हैं, सबका ईएमएफ ई है और उनको पैरेलल में जोड़ा गया, मतलब पहला सेल ईएमएफ ई, दूसरा सेल ईएमएफ ई, तीसरा सेल, ऐसे n सेल्स हैं पैरेलल में जोड़े गए. तो बेटा पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है. तो जो इक्विवेलेंट होगा उसका भी ईएमएफ कितना होगा, ई के ही बराबर होगा. लेकिन अगर इन्हीं सेल्स को सीरीज में जोड़ा जाता तो यही ईएमएफ n टाइम्स ई हो जाता. क्लियर है. आइए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, 4 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट. अब देखो 4 सेल हैं 2 वोल्ट के, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ लोड रेजिस्टेंस, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. देन करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस इज, कह रहे हैं उस लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट होगा. तो देखो 4 सेल्स हैं, 2 वोल्ट उसका ईएमएफ है, 1 ओम का उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, पैरेलल में आपने जोड़ रखा है, ठीक है. अगर आप पैरेलल में बेटा जोड़ोगे तो नेट वोल्टेज तो 2 वोल्ट ही रहेगा. रेजिस्टेंस की बात करो, ठीक है, 1 ओम है और वो 4 हैं ऐसे, पैरेलल में आपने जोड़ रखा है, तो 1/R, ध्यान से समझना, पैरेलल में अगर आपने जोड़ रखा है तो 1/ कैपिटल आर ना लिख करके मैं इसको लिखूं 1/R नेट, है ना. नेट इंटरनल रेजिस्टेंस में निकाल रहा हूं, कितना आएगा
1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि 4 हैं और चारों का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। तो आप लोग देख सकते हो आर नेट की वैल्यू बेटे कितनी आएगी, दिस विल बी 1/4 ओम, है ना। ये आ गया रेजिस्टेंस। ईएमएफ तो 2 वोल्ट ही होगा क्योंकि पैरेलल में है तो सेम होता है, और लोड रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओम का। तो आप बताओ करंट कितना होगा। तो भाई करंट जो होता है दैट इज टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम प्लस ये वाला 1/4, है ना। तो 1/4 इंटरनल और ये 2 ओम सीरीज में। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 19, 4 जाएगा ऊपर, तो दिस विल बिकम 8/9 एम्पियर। 8/9 एम्पियर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 8/9। तो 8/9 एम्पियर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू योर डी पार्ट, है ना। सो दिस इज योर आंसर, डी पार्ट इज द करेक्ट वन, क्योंकि 8/9 बेटा 1 से छोटा होगा और बाकी सारे ऑप्शन 1 से बड़े हैं, इसलिए मैंने बिना सॉल्व किए डी वाले पर क्लिक कर दिया। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में जरा भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, जैसा कि आप सभी लोग करते भी हैं, और मैं आपके सभी क्वेश्चंस का, सभी डाउट्स का आंसर भी करने की कोशिश करता हूं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ 2 cells out of n number of cells, each of internal resistance are wrongly connected in series। कह रहे हैं कि n सेल्स को सीरीज में जोड़ा गया है जिसमें से 2 सेल गलत कनेक्टेड हैं। अच्छा, देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज। तो बेटा अगर 2 सेल्स गलत भी कनेक्टेड हैं लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं तो रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। भाई इसका आर, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर, ऐसे n सेल्स हैं तो कितना हो गया, n r। सीरीज में है ना, सीरीज में होने का मतलब फार्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सो ऑन, है ना। इसका मतलब R प्लस R प्लस R, तो वो तो n r के बराबर ही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ, n r। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया होता कि ईएमएफ कितना होगा, नेट ईएमएफ, तो आपको सोचना चाहिए। देखो टोटल n सेल्स हैं, n सेल्स में से 2 सेल गलत कनेक्ट हैं, तो बेटा सही कितनी कनेक्ट हुई, n-2, है ना। सही कितनी कनेक्ट हुई, n-2। तो आप लिखते n-2 का ईएमएफ तो ऐड हो गया, ठीक। अब उसमें से गलत कितनी है, -2e, 2 सेल गलत भी हैं, तो उनका तो ईएमएफ जो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। भाई उनको उल्टा कनेक्ट किया गया है, तो ओवरऑल ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती, n-4। तब वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता, n-4 टाइम्स e, लेकिन वो ईएमएफ में होता है। यहां पर आपसे यही चीज घुमा करके पूछी गई है, तो बहुत सारे बच्चे इसको क्लिक कर देते, बट दिस इज रॉन्ग हियर, क्योंकि रेजिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अगर ईएमएफ पूछा जाता तो आंसर सही होता n-4 टाइम्स e, लेकिन रेजिस्टेंस पूछा गया। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, बच्चों को कंफ्यूज करेगा ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 5th पार्ट क्या है हमारे पास इस पैराग्राफ में। 2 आइडेंटिकल नॉन आइडियल बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नॉन आइडियल मतलब बेटा रियल बैटरीज हैं, उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, द इक्विवेलेंट ईएमएफ इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द 2 ईएमएफ्स। कह रहे हैं जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा सेल का, वो उन दोनों सेल्स के ईएमएफ से छोटा होगा, दोनों की ईएमएफ से छोटा होगा। अच्छा भाई, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द 2 इंटरनल रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो उन दोनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से छोटा होगा। तो भाई पहली बात समझिए, अगर आपने बैटरीज में सेल्स को पैरेलल में जोड़ा है तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से तो छोटा होता ही है। तो ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द 2 इंटरनल रेजिस्टेंसेस, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। ये पॉइंट आप सबको समझ में आ भी रहा होगा, है ना। अगर आपने पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को जोड़ रखा है तो इक्विवेलेंट वैल्यू जो आती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से छोटी आती है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये तो सही हो गया। अब देखो आपसे क्या बोला जा रहा है, द इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है इट इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द 2 ईएमएफ्स। ये पॉइंट बेटा गलत है।
इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आएगा, कह रहे हैं कि उन दोनों के ईएमएफ से छोटा आएगा, तो ये पॉइंट गलत है, ऐसा नहीं होता है, उससे कंपैरेटिवली बराबर आएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, सेकंड वाला करेक्ट है बट फर्स्ट वाला जो है हमारा वो रॉन्ग है। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ऐसा ऑप्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ सी पार्ट है, जिसमें सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज रॉन्ग। क्लियर है गाइस? आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे आप लोगों को मैं एक छोटा सा होमवर्क भी दे रहा हूं, आप लोग को कमेंट करके मुझे बताना है कि अगर इस तरह के सेल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर अलग अलग ईएमएफ वाले सेल्स को कनेक्ट करते हैं बेटा, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है। आसान सा फार्मूला है, लेकिन आप लोग को ढूंढ करके कमेंट करना, ठीक है। मैं देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करेंगे, मैं जरूर चेक करूंगा। नेक्स्ट अगला क्या है, केस स्टडी 4, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। बहुत तगड़ा पैराग्राफ है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से बोर्ड एग्जामिनेशन में। आइए देखते हैं इसमें क्या है भाई। देखो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, या गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है, पहले लॉन्ग क्वेश्चंस में आया करता था। आइए देखते हैं। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर ऑफ द गिवन रेंज बाय कनेक्टिंग अ सुटेबल रेजिस्टेंस RS in series with galvanometer whose value is given by RS is equal to V by IG minus G। देखो बेटा, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट है या नहीं है, केवल यही चेक करना गैल्वेनोमीटर का काम होता है। कितना करंट है, ये काम है एमीटर का। वोल्टेज कितना है, ये काम है वोल्ट मीटर का। तो अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो कुछ ना कुछ तो कलाकारी करनी पड़ेगी। वो कलाकारी क्या है, आइए देखते हैं। देखो भाई, हमें क्या करना है कि अगर ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ बेटा अगर मैं एक हैवी रेजिस्टेंस RS अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें, हैवी मतलब इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, अगर इसको हम कनेक्ट कर देंगे तो यही जो पूरा सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं बेटा वोल्ट मीटर। दिस इज नोन एज वोल्ट मीटर। सिंपल, क्लियर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ इसको कनेक्ट किया गया। आप सोचो, जो भी करंट आ रहा होगा वो इसमें जाएगा, वो करंट IG होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, तो IG मतलब गैल्वेनोमीटर करंट। अब जरा सोचो, अगर ये दोनों सीरीज में है तो टोटल वोल्टेज ये क्या बताएगा, V बराबर करंट कितना है IG टाइम्स इसका भी रेजिस्टेंस प्लस इसका भी रेजिस्टेंस, सो दैट विल बी G प्लस RS। V बराबर IR होता है, तो यही है हमारा करंट और ये है हमारा दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में है तो हमने जोड़ दिया। यहीं से प्यारे बच्चों अगर आप RS की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू ये आएगी, चेक कर लो, V अपॉन IG माइनस G। तो चेक करो, यही है ना, क्लियर। अब देखो, V इज द वोल्टेज टू बी मेजर्ड, IG इज द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम जाने वाला करंट कितना है, IG है। इससे ज्यादा करंट हम गैल्वेनोमीटर में नहीं भेजेंगे। एंड G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी भाई साहब G हो गया, ठीक है। ये देखो, इसी वाले डायग्राम को यहां पर आपको दिखाया गया है कि ये गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज V है, तो कुछ इस तरीके से होगा। सीरीज रजिस्टर जो होता है इंक्रीजेस रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। कह रहे हैं कि ये जो सीरीज रजिस्टर है इसकी वजह से इसका रेंज बढ़ जाता है। एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको भी हम इंक्रीज करते हैं। कहने का मतलब, अगर वोल्ट मीटर के बारे में आपसे पूछा जाए, देखो ये डिवाइस वोल्ट मीटर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वोल्ट मीटर कहलाता है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर अगर कोई आपसे पूछे तो दैट इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस दैट कनेक्टेड रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो दोनों को ऐड करोगे तब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बनता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लार्ज करंट। कह रहे हैं कि ये गैल्वेनोमीटर को लार्ज करंट से भी प्रोटेक्ट करता है। देखो बेटा, ये जो वोल्ट मीटर होता है उसको आप हमेशा सर्किट में, जरा याद करो, किस कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो, सर्किट में आप जोड़ते हो पैरेलल में, ठीक। अगर आपने गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है तो जरा सोचो, वोल्ट मीटर का जो ये रेजिस्टेंस है ये बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। भाई गैल्वेनोमीटर का अपना थोड़ा मोड़ा रेजिस्टेंस कुछ था, उसके साथ तुमने एक हैवी रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, इसका मतलब ओवरऑल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा हो गया। तो रेजिस्टेंस तो बड़ा हो गया, तो सोचो इस वोल्ट मीटर में जाने वाला करंट कैसा होगा, आप ही बताओ भाई साहब। करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी बेटा। इसका मतलब क्या है, जरा आप इमेजिन करना, मैं आपके सामने एक सर्किट बना रहा हूं। ये देखो, एक रेजिस्टेंस है
और नीचे ये देखो एक सेल यहां पर कनेक्ट है। सेल क्या कर रहा है, करंट दे रहा है। इस रजिस्टर में कितना वोल्टेज है यही हमको नापना है। तो हमने क्या किया, इस वाले रजिस्टर के साथ पैरेलल में किसको लगाया, वोल्ट मीटर को। यहां पर लगा हुआ है वोल्ट मीटर, ये रहा रजिस्टर। अब जरा आंख बंद करो और इमेजिन करो भाई साहब, आई करंट निकल रहा, आई करंट आया, चुक 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 चुक, ठीक। अब ये आई करंट क्या करेगा, खुद को डिवाइड करेगा, ठीक। जरा सोचो बेटा, ऊपर है वोल्ट मीटर, नीचे है रजिस्टर। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, नीचे वाले का रेजिस्टेंस कुछ नॉर्मल होगा। तो आप ही बताओ ज्यादा करंट किधर जाएगा, ज्यादा करंट जाएगा नीचे से, हल्का ही फुल्का करंट जाएगा ऊपर से, क्योंकि ऊपर वाले का रेजिस्टेंस यानी कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए उसमें जाने वाला करंट भाई साहब कम होता है। तो इसीलिए लिखा है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लार्ज करंट। रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से कभी भी वोल्ट मीटर में बहुत ज्यादा करंट नहीं जाता, इसलिए वोल्ट मीटर जो है वो बच जाता है। आइए आगे देखते हैं। वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। तो ये तो मैंने आपको अभी इतनी देर से मैं समझा रहा हूं कि रेजिस्टेंस तो हैवी होगा। एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट एलिमेंट अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो ये तो बात क्लास 10th में आप लोगों को खूब पढ़ाई जाती है कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। एन आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अगर कोई भाई साहब आइडियल वोल्ट मीटर होता तो उसका रेजिस्टेंस हम कितना लेते प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट लेते। तो बिल्कुल सही बात है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर n टाइम्स, कह रहे हैं कि अगर वोल्ट मीटर के रेंज को n टाइम्स बढ़ाना है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर इज, कह रहे हैं कि जो हमको वहां पर जोड़ना है रेजिस्टेंस ये वाला RS, वो RS हो जाना चाहिए n-1 टाइम्स G। कह रहे हैं कि अगर आपको उसका वोल्ट मीटर का रेंज n टाइम्स बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n-1 टाइम्स G, ये रेजिस्टेंस आपको लेना पड़ जाएगा जो उसके साथ हमें कनेक्ट करना है। अब आइए क्वेश्चंस पर आते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये देखो पैराग्राफ हमने यहाँ पे छोटा सा बढ़िया प्यारा सा देखो एकदम सेट कर दिया है, ठीक। अब आइए चेक करते हैं कि भाई साहब क्या आंसर होना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 10 मिली एम्पियर करंट कैन पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम। तो हमको यहां पर क्या पता है, हमको गैल्वेनोमीटर का बेटे रेजिस्टेंस पता है कितना, 25 ओम। What resistance in series should be connected through it so that it is converted into voltmeter of 100 volt। तो वोल्ट मीटर का तो हमको पता है 100 वोल्ट। 10 मिली एम्पियर जो है बेटे वो करंट है IG, दैट इज 10 मिली यानी कि 10 की पावर -3 एम्पियर। क्लियर। रेजिस्टेंस पता है, V पता है, IG पता है। हमसे ये कहा जा रहा है व्हाट रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब हम लोगों से यहां पर RS पूछा जाने वाला है, यही RS हमको निकालना है। RS का फार्मूला क्या है, V अपॉन IG। तो देखो V कितना है 100 अपॉन IG कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस G कितना है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, दैट इज 25। तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, एक 0 से एक 0 कटा है, ये ऊपर जाएगा बेटा, बन जाएगा कितना 10 की पावर 3 इंटू 10 यानी 10 की पावर 4 यानी कि 10,000। 10,000 में से 25 घटाएंगे, आइए चेक करते हैं आंसर कौन सा है। तो भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 975 भी नहीं हो सकता, यही वाला करेक्ट आंसर है क्योंकि 10,000 के करीब तो यही है। तो 10,000 में से 25 घटाएंगे, वैसे भी 9,975 9975 ओम, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो डी बेटा जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ देयर आर 3 वोल्ट मीटर्स A, B and C having same range but resistances are 15,000 ohm, 10,000 ohm and 5,000 ohm respectively, best voltmeter among them is one whose resistance is। कह रहे हैं कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं, सेम रेंज है, सॉरी 3 वोल्ट मीटर्स हैं, सेम रेंज है, लेकिन एक का रेजिस्टेंस है 15,000 ओम, दूसरे का है 10,000 ओम, तीसरे का है 5,000 ओम। बताओ भाई साहब सबसे बढ़िया कौन सा है। हाँ जरा वीडियो पॉज करो और सोचो सबसे बढ़िया कौन सा है। सोचो सोचो, सोच लिया ना, सोचो भाई साहब। देखो यहां पर बेटा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो वोल्ट मीटर सबसे बढ़िया। अगर ये आइडियल होता तो रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट, लेकिन ये रियल है इसलिए 15,000 वाला तो भाई साहब एकदम चकाचक है। सबसे बढ़िया वाला जो है वो कौन सा है, 15,000 वाला ही है, यही सबसे सही है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा इस पैराग्राफ में? देखो, इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है अब मिली एमीटर, इस बार एमीटर पे आ गए, मिली एमीटर ऑफ रेंज 0 to 25 मिली एम्पियर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम is to be converted into voltmeter with a range of 0 to 25 volt. Resistance that should be connected in series is. अच्छा, कह रहे हैं इस बार एमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? वोल्ट मीटर में। तो बेटा ये जो एमीटर है ना, ये एमीटर आपका सिंपली गैल्वेनोमीटर की तरह बिहेव करेगा। दिस विल बिहेव लाइक अ गैल्वेनोमीटर, सिंपल, क्लियर। तो आइए देखते हैं, मिली एमीटर का रेंज हमको पता है, इसका मतलब हमको IG कहीं ना कहीं पता है, विच इज 25 मिली एम्पियर, सो दैट इज पावर -3 एम्पियर। रेजिस्टेंस 10 ओम, इसका मतलब समझ लो गैल्वेनोमीटर का हमको रेजिस्टेंस पता है 10 ओम, इसको हम ले लेंगे। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसका वोल्टेज कितना है 25 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमें निकालना है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भाई साहब ये लिखा हुआ है, सिंपल यही लगाएंगे हम। तो V की वैल्यू कितनी है 25, करंट कितना जाने वाला है 25 इंटू 10 to the power -3, माइनस G की वैल्यू कितनी है 10। तो 25 से 25 कटा, ये ऊपर गया 1000, 1000 - 10 मतलब 990। सो करेक्ट आंसर इज C ऑप्शन। इतना प्यारा क्वेश्चन है। देखो चौथा क्वेश्चन देखो, टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG, MCG मतलब खतरनाक नाम नहीं है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कह रहे हैं कि अगर हमें ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट, लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो भाई साहब पैरेलल में तो कनेक्ट ही नहीं करते हैं, वोल्ट मीटर में तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वो भी हाई रेजिस्टेंस। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द MCG। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज D पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफिनिटी है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। आइडियल वोल्ट मीटर है तो रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। और लास्ट केस स्टडी में हम लोग आ गए हैं, बहुत तगड़ी केस स्टडी है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का मैंने केस स्टडी उठाया है। इसमें जब भी कोई LCR सर्किट हो और वो रेजोनेंस की कंडीशन में हो तो उस पर बेस्ड है ये। आइए देखते हैं यहां पर क्या होता है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं भाई पैराग्राफ में क्या गिवन है हमको। When frequency of the AC supply is such that inductive reactance and capacitive reactance become equal। Inductive reactance का मतलब हो गया बेटे XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब हो गया XC। तो आपसे कह रहे हैं कि जब भी कभी XL जो है वो XC के बराबर हो, हाँ, द इंपीडेंस ऑफ द LCR सर्किट इज इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस इन द सर्किट। कह रहे हैं जब XL XC के बराबर होगा तो सर्किट का जो इंपीडेंस Z होता है वो ओमिक रेजिस्टेंस R के बराबर हो जाएगा। अच्छा भाई, Such a series LCR circuit is known as resonant series LCR circuit and frequency of the AC supply is known as resonant frequency। कह रहे हैं जब भी कभी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के बराबर हो जाता है, उस सर्किट का इंपीडेंस रेजिस्टेंस R के बराबर हो जाता है, और उस सर्किट को हम लोग बोलते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट। और जिस फ्रीक्वेंसी पर यह काम होता है उसका नाम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर इंटरेस्टेड हो तो ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc। तो आप लोग देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/√LC। और अगर फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्टेड हो तो ओमेगा बराबर 2πf। तो f कितना होगा, f कितना होगा 1/2π√LC। ठीक, ये हमारे पास है फार्मूला। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। रेजोनेंस फेनोमेना इज एग्जिबिटेड बाय अ सर्किट ओनली इफ बोथ L and C आर प्रेजेंट इन सर्किट। कह रहे हैं कि रेजोनेंस का फेनोमेना तभी होता है जब L और C दोनों सर्किट में प्रेजेंट हो। We cannot have resonance in LR और RC सर्किट। कह रहे हैं केवल LR इंडक्टर रेजिस्टेंस या RC यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इस तरह के सर्किट में हम इसको नहीं बना सकते। रेजोनेंस की कंडीशन तभी हो सकती है जब LCR तीनों प्रेजेंट हो, इंडक्टर भी हो, कैपेसिटेंस भी हो और रेजिस्टर भी हो, तीनों हो।
अ सीरीज LCR सर्किट विद इंडक्टर की वैल्यू बेटा हमें पता है, इंडक्टेंस की वैल्यू 0.12 हेनरी, कैपेसिटेंस पता है 480 नैनोफैरेड, रेजिस्टेंस पता है 23 ओम, इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। अच्छा, ये सब हमें गिवन है। अब आओ भाई साहब क्वेश्चन पर आते हैं। ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया पैराग्राफ पर, ठीक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। कह रहे हैं कि वो फ्रीक्वेंसी बताओ सोर्स की जिसके लिए करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो प्यारे बच्चों, रेजोनेंस में होता ही यही है। रेजोनेंस की कंडीशन में इंपीडेंस होता है मिनिमम, तो करंट होता है मैक्सिमम। जब भी कभी ये बात आपसे कहा जाए LCR सर्किट है और मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है, मतलब तुरंत समझ जाना रेजोनेंस की बात हो रही है। और रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप सबको पता है, तो यही फार्मूला बस आप लगाओ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। L की वैल्यू कितनी है 0.12 इंटू C की वैल्यू कितनी है 480 नैनोफैरेड, मतलब 10 टू द पावर -9। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। इसको हम लोग बेटा जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर। तो यहां पर गाइस करेक्ट आंसर हमारा है 663.48 हर्ट्ज। तो ये आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 663.48 हर्ट्ज। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है बट ये कैलकुलेटिव है। क्लियर? तो आपको ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इज, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी है? तो बेटा देखो, वैसे तो किसी भी LCR सर्किट में मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज E0/Z। और Z यहां पर इंपीडेंस जो होता है दैट इज अंडर रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। क्लियर? लेकिन क्योंकि यहां पर क्या है, रेजोनेंस है, आपसे कह रहे हैं कि हमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू बताओ। तो करंट की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो XL XC के बराबर होगा, नीचे वाला टर्म हट जाएगा। और अगर हम I0 मैक्स निकाल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी E0/R। सिंपल। E0 क्या है? पीक EMF। और क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमको EMF कितना दिया हुआ है? 230। लेकिन ये पीक नहीं है, ये RMS वैल्यू है। जब भी कभी ऐसे दिया जाए तो समझ लो ये कौन सी वैल्यू है? RMS वैल्यू है। वहां से पीक वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 230√2। RMS वैल्यू है ना, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके पीक वैल्यू मिलेगी। डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास? 23 ओम। तो 23 से डिवाइड कर लो तो ये कटेगा, आएगा 10√2। दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट। 10 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 होता है बेटा 1.414। तो मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो 14.14। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर इज, तो बहुत सिंपल है। अगर हमें पावर निकालना है तो पावर का फार्मूला होता है ना I²R। I²R, वही फार्मूला आप लगा दो। क्यों? क्योंकि ये सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आपको फिर Z लेने की जरूरत नहीं है, आप R लेइए, R लेकर के काम करिए, पूरा पूरा आपका सही आंसर आएगा। तो I0² टाइम्स R। I0 की वैल्यू बेटे कितनी है? तो I0 की वैल्यू अभी हम लोगों ने पीछे निकाली थी, और वो वैल्यू कितनी आई थी? 14.14। तो इसी को यूज करो। 14.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस 23। ये रेजिस्टेंस R। इसको हम लोग जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से हमारा आंसर आएगा, एंड दैट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 2299.3। तो इसको गाइज आप लोग सॉल्व करना एक बार। 2299.3 वॉट। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, सिंपली आप सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो। What is the Q factor of the given circuit? तो बेटा Q फैक्टर जो होता है, क्वालिटी फैक्टर इसको बोलते हैं। Q फैक्टर का सीधे सीधे फार्मूला है दैट इज ω/L/R। Q फैक्टर का सीधे सीधे फार्मूला क्या है? ω/L/R। ω/L/R का मतलब क्या हुआ? ओमेगा कितना है हमारा? 2πf। तो हालांकि ω/L इंडक्टिव रिएक्टेंस है, देखते हैं उसकी वैल्यू हमको कुछ पता है क्या? 2πf कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने
ये देखिए पहले पार्ट में ही निकाला था। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने निकाला था ये 663.48। तो आइए यही वैल्यू यूज करेंगे हम लोग। 663.48 ओमेगा होता है ना 2 पाई एफ इंटू एल। एल की वैल्यू कितनी है 0.12 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू है 23। इसको गाइज हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर, और वो सिंप्लीफाई करने पर आएगा डी ऑप्शन, दैट इज 21.74। तो ये क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर आ गया। सिंपल फॉर्मूला है, क्यू फैक्टर का फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, दैट इज ओमेगा एल बाई आर। नेक्स्ट एंड लास्ट, एट रेजोनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज मैक्सिमम। कहने रेजोनेंस में कौन सी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है, इंपीडेंस या करंट, बोथ या नाइदर। तो बेटा इंपीडेंस तो मिनिमम होता है, करंट ही मैक्सिमम होता है रेजोनेंस की कंडीशन में, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। सो ये थी हमारी केस स्टडी। 5 क्वेश्चंस मैंने आज फिर से आपको प्रैक्टिस करवाए हैं ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी देखकर कुछ अलग ना लगे। देखो बेटा एक ही केस स्टडी आनी है, 7 चैप्टर्स हैं, इनमें से किसी भी चैप्टर से केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप लोग एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ्स हैं एक बार उनको भी अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप अच्छे से पढ़िए। जो भी लाइन में प्रॉब्लम हो आप किसी भी वीडियो पर, मेरे किसी भी फिजिक्स के वीडियो पर आप जाकर के कमेंट करेंगे तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। जब करके पढ़ाई करिए। सो गाइस मिलते हैं अगले सरप्राइज वीडियो में जिसमें आप लोग को बहुत सारी ढेर सारी प्रैक्टिस कराई जाने वाली है। टर्म 1 एग्जामिनेशन तो मैं टॉप करवा करके ही छोड़ूंगा आपको। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।